नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में हम कक्षा 10 भूगोल अध्याय 1 संसाधन एवं विकास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके सरल व परीक्षा उपयोगी उत्तरों को विस्तार से समझने वाले हैं। बच्चों, यह अध्याय बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि हर साल इससे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं और सही तैयारी करने पर इसमें पूरे अंक लाए जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कम समय में पूरा रिवीजन हो जाए, उत्तर लिखने का सही तरीका समझ में आए और परीक्षा में आत्मविश्वास बढ़े, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से जरूर देखिए। चलिए बिना समय गंवाए अध्याय 1 संसाधन एवं विकास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 1 संसाधनों के संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। उत्तर 1 भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचे रहें। 2 विकास की अंधाधुंध दौड़ से बचा जाए। प्रश्न 2 भूमि निम्नीकरण का कोई 2 कारण लिखिए। उत्तर 1 वनों का अत्यधिक विनाश। 2 अत्यधिक खनन कार्य होना। प्रश्न 3 भूमि निम्नीकरण के कोई 2 उपाय लिखिए। उत्तर 1 वन रोपण और चरागाहों का उचित प्रबंधन करना। 2 पशुचारण पर नियंत्रण करना। प्रश्न 4 मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। उत्तर 1 पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेतों में फसल उगाना। 2 वृक्षारोपण करना तथा पशुओं की चराई पर नियंत्रण रखना। प्रश्न 5 काली मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर पहली विशेषता काली मृदा कपास की कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। दूसरी विशेषता इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश तथा चूने के तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रश्न 6 लेटराइट मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर पहली विशेषता लेटराइट मृदा खट्टी अम्लीय होती है। दूसरी विशेषता ये मृदा ज्यादा गर्मी और ज्यादा बारिश वाले इलाकों में बनती है। प्रश्न 7 संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई कोई 2 समस्याएं लिखिए। उत्तर 1 प्राकृतिक संतुलन की हानि होती है। 2 संसाधनों के अति दोहन से जल संकट उत्पन्न होता है। प्रश्न 8 सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है। उत्तर पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करना कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से कोई समझौता न हो, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। उदाहरण सौर ऊर्जा का उपयोग करना। प्रश्न 9 मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। उत्तर बहते हुए जल, पवन तथा हिमानी के कारण जब मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत कटकर बह जाती है तो इस प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। प्रश्न 10 समोच्च जुताई किसे कहा जाता है। उत्तर ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने की विधि को समोच्च जुताई कहा जाता है। इससे जल के बहाव की गति कम हो जाती है और मृदा अपरदन रुकता है। प्रश्न 11 संसाधन से क्या आशय है। उत्तर पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसके बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, एक संसाधन है। प्रश्न 12 नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर 1 नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पादन किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन। 2 अनवीकरण योग्य संसाधन इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रण योग्य हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय हैं। ये एक बार के प्रयोग के साथ ही समाप्त हो जाते हैं।
प्रश्न 13। लेटेराइट मृदा की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। उत्तर 1। ये मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। 2। अधिक तापमान अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। 3। अधिक वर्षा से निक्षालन का परिणाम है, ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। 4। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र, ओडिशा पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में ये पाई जाती है। प्रश्न 14। मरुस्थलीय मृदा की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। उत्तर 1। इस मृदा का रंग लाल भूरा होता है। 2। ये रेतीली और लवणीय होती है। 3। शुष्क जलवायु के कारण जल वाष्पन की प्रक्रिया अधिक होती है। राजस्थान के पश्चिमी भागों में ये मृदा अधिक पाई जाती है। प्रश्न 15। जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? उत्तर 1। ये सबसे अधिक उपजाऊ और अधिक विस्तार वाली है। 2। ये मृदा देश के उत्तरी मैदानों तथा तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। 3। इस मृदा में पेड़ पौधों का गला सड़ा अंश, ह्यूमस, काफ़ी मात्रा में मिलता है। 4। चूना का अंश भी जलोढ़ मृदा में काफ़ी मिलता है। 5। पुरानी जलोढ़ मृदा से बने क्षेत्र को बांगर तथा नई जलोढ़ मृदा से बने क्षेत्र को खादर कहते हैं। प्रश्न 16। एजेंडा 21 क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। उत्तर एजेंडा 21 ये एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य हैं: 1। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। 2। ये एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, निर्धनता और रोगों से निपटना है। 3। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। प्रश्न 17। बांगर और खादर में कोई 4 अंतर लिखिए। उत्तर बांगर 1। वृहत मैदान के पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। 2। ये मैदान का वो ऊंचा भाग है जहां नदियों के बाढ़ का जल अब नहीं पहुंच पाता। 3। इसकी मृदा में कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। 4। ये अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा है, इसमें कहीं कहीं अम्लीयता पाई जाती है जिससे इसमें कृषि नहीं की जाती। खादर 1। नवीन जलोढ़ द्वारा निर्मित भूभाग को खादर कहते हैं। 2। यहाँ जलोढ़ मैदान का वो निचला भाग है जहाँ नदियों के बाढ़ का जल पहुँचता है। 3। यहाँ जलोढ़ मृदा होने के कारण ये बहुत ही उपजाऊ भूभाग है। 4। तलछट का जमाव सब जगह एक सा नहीं मिलता, अतः इस मैदान में कई भौतिक लक्षण मिलते हैं। प्रश्न 18। उस चट्टान का नाम लिखिए जिससे काली मृदा का निर्माण होता है। इस मृदा की कोई विशेषताएं भी लिखिए। उत्तर काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के समय धरातल पर पहले लावा के ठंडे होने तथा उसके अपक्षय से होता है। लावा शैल का उदाहरण बेसाल्ट है। काली मृदा की विशेषताएं: 1। काली मृदा बहुत ही महीन कणों वाली चिकनी मृदा है। 2। इसमें पानी पड़ने पर यह चिपचिपी होती है तथा सूखने पर इसमें दरार पड़ जाती है। 3। इसमें लौहांश अधिक मात्रा होता है, मैग्नीशियम की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। 4। इसमें नमी काफ़ी समय तक बनाए रखने की क्षमता होने के कारण सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। 5। ये मृदा कपास के लिए उत्तम है, अतः इसे कपास की काली मृदा भी कहते हैं। 6। इसका स्थानीय नाम रेगुर मृदा है। प्रश्न 19। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर 1। व्यक्तिगत संसाधन। संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के स्वामी होते हैं। उदाहरण बाग, तालाब और कुओं का जल आदि। 2। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की सामुदायिक भूमि, चारागाह भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान आदि वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। 3। राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। सारे खनिज, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र, भूतागरीय समुद्र, इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा हैं। 4। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन।
कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। प्रश्न 20। संसाधनों के विकास के आधार पर 4 वर्गों में बांटिए। प्रत्येक वर्ग की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। उत्तर। विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। 1. संभावित संसाधन। ये संसाधन विद्यमान हैं लेकिन अभी तक उपयोग नहीं किया गया। उदाहरण, राजस्थान तथा गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का उपयोग तो हो रहा है पर सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। 2. विकसित संसाधन, जिनका सर्वेक्षण तथा गुणवत्ता की मात्रा निर्धारित हो चुकी है, विकास प्रौद्योगिकी तथा उसकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर। 3. भंडार, वे संसाधन जो उपलब्ध तो हैं लेकिन वर्तमान तकनीक से उनका उपयोग संभव नहीं है। उदाहरण, जल में हाइड्रोजन मौजूद है जो ऊर्जा का स्रोत बन सकता है परंतु उसे ऊर्जा के रूप में प्रयोग करने की तकनीक अभी पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। 4. संचित कोश, भंडार का वो अंश उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, भविष्य में प्रयोग में लाया जा सकता है। उदाहरण, जल विद्युत का प्रयोग सीमित है, बांधों में जल संचित कोश है, इसका प्रयोग भविष्य में किया जा सकता है। प्रश्न 21। मृदा अपरदन के प्रमुख कारण लिखिए। उत्तर। मृदा अपरदन के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं। 1. वनों का विनाश, कृषि के लिए भूमि का विस्तार करने तथा जलाने व इमारती लकड़ी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पिछले कई वर्षों से वनों का विनाश हो रहा है। फलतः पानी को नियंत्रित करने की क्षति घटी है और भूमि का कटाव बढ़ गया है। 2. अत्यधिक पशुचारण, पशुचारण नियंत्रण न रखने से भी जंगलों की घास काट ली जाती है अथवा जानवरों द्वारा चर ली जाती है, जिससे भूमि की ऊपरी परत हट जाती है और भूमि कटाव होने लगता है। 3. आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि करना, हमारे देश में अनेक स्थानों पर आदिवासी जंगलों को साफ करके खेती करते हैं, फिर उस भूमि को छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं, जिससे पहले वाली भूमि पर कटाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। 4. भारी वर्षा, मिट्टी का कटाव भारी वर्षा से होता है क्योंकि मिट्टी कटकर बह जाती है। वास्तव में पानी से होने वाला कटाव 3 तरह से होता है, पहला परत का कटाव, फिर नाली का कटाव और अंत में बाढ़ का कटाव। प्रश्न 22। मृदा परिक्षेद से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर। मृदा के क्रमिक क्षैतिज परतों, विन्यास और उनकी स्थितियों को दिखाने वाले ऊर्ध्व कट को मृदा परिक्षेद कहते हैं। इस प्रकार मृदा के परतों के विन्यास को मृदा परिक्षेद कहते हैं। 1. ऊपरी परत को ऊपरी मृदा, ऊपरी परत की ऊपरी मृदा ही वास्तविक मृदा की परत है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ह्यूमस तथा जैव पदार्थों का पाया जाना है। 2. दूसरी परत में उपमृदा होती है जिसमें चट्टानों के टुकड़े, बालू, गाद और चिकनी मिट्टी होती है। 3. तीसरी परत में अपक्षयित मृदा, चट्टानी पदार्थ परत में अपक्षयित मूल चट्टानी पदार्थ। 4. चौथी परत में मूल चट्टान होती है। प्रश्न 23। संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, संसाधन नियोजन के सोपान लिखिए। उत्तर। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सुनियोजित रणनीति है। इसीलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे प्रदेश भी हैं जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। इसीलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। संसाधन नियोजन के निम्नलिखित सोपान हैं। 1. राष्ट्र के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना है। 2. संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। 3. संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। तो विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 1 संसाधन एवं विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके परीक्षा उपयोगी उत्तरों को समझा। इन प्रश्नों का नियमित अभ्यास करें ताकि बोर्ड परीक्षा में आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।
अगले वीडियो में हम किसी अन्य अध्याय के और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।